Good morning, students. I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, सर। बच्चों, आज हम रदरफोर्ड मॉडल की जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बिना पर जो ऑब्जर्वेशन देखी गई थी वो डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करी उनकी, और उसके बाद ये देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट वे पास ऑन हो गए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि थॉमसन मॉडल के मुताबिक हर जगह एटम जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है पूरे स्फीयर के ऊपर, एटम को स्फीयर माना गया था थॉमसन मॉडल में। और ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड सिर्फ थॉमसन मॉडल को ही वेरीफाई करने के लिए कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गए। रिजल्ट में क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस and some of the alpha particles were deflected at large angles, and one particle out of 20,000 returned back on the same path. जिस पाथ पे गया उसी पे बाउंस बैक हो गया। वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकले, और वो कंक्लूजन्स क्या थे, यानी कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की बिना पर जो रदरफोर्ड ने कुछ वहाँ से ऑब्जर्वेशंस किया, फिर कंक्लूजन्स किया। क्या ऑब्जर्व किया, पहले ऑब्जर्वेशंस के 2-3 पॉइंट हैं, वो आप देखिए क्या पॉइंट्स हैं वो। तो पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल देखिए अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन हो गए। उसके बाद ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। देखिए स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्मॉल फ्रैक्शंस। A very few alpha particles bounce back, that is were deflected by nearly 180 degree। देखिए यहाँ पर जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, बाउंस बैक हो गए। On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusions regarding the structure of atoms। यानी कि ऑब्जर्वेशंस 3 थी। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रेट वे पास ऑन हो गए। यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रही है कि एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई जगह खाली पड़ी हुई है, काफ़ी सारी जगह खाली है, तभी किसने रोका नहीं उनको। लेकिन ये जो बोला जा रहा है ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन नहीं है अभी। दूसरा पॉइंट था कि कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पर डिविएट हो गए, कुछ उधर कुछ इधर। और तीसरा पॉइंट था कि बाउंस बैक हो गए, जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, 180 पर टर्न हो गए, वापस उसी रास्ते से वापस आ गए। इसको देखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वो क्या कंक्लूजन्स थे वो देखिए। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कि एटम के चारों तरफ बहुत सारी जगह खाली है, और उस खाली जगह से में से एटम अनडिफ्लेक्टेड ये अल्फा पार्टिकल्स पास ऑन हो रहे हैं। दूसरा, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsion force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो ये सबज एरिया है सेंटर में डॉट से दिखाया गया है, जैसे ही कोई पार्टिकल इस एरिया को टच करता था वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होता था। इसका मतलब बहुत कम पार्टिकल जो न्यूक्लियस वाली साइड सेंटर वाले एरिया में आए वो डिफ्लेक्ट हुए। और यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पर बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है। और जो थॉमसन मॉडल था कि पूरे स्फीयर में एटम को स्फीयर लिया और पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सारे होता तो फिर हर जगह से डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन से सेंटर पॉइंट से हो रहा है।
तो यहाँ से ये कह रहा है कि वहाँ कोई स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और उसी जगह को बाद में न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है, कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शो दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस is negligibly small as compared to the total volume of the atom. The radius of the atom is about 10 raised to power 10 minus 10 meter, while that of the nucleus is 10 raised to power minus 15 meter. One can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, then the radius of atom would be about 5 किलोमीटर। और यहाँ से ये देखा गया कि एटम के बीच में इतनी छोटी सारी जगह है जहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट करा हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज एरिया का नाम न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, डालते हैं रदरफोर्ड, और साथ में ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इतना छोटा है कि जिसका साइज रदरफोर्ड के मुताबिक 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर है। और अगर न्यूक्लियस के साथ पूरे एटम के स्फीयर के साथ कंपेयर किया जाए तो एटम का जो साइज है वो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से काफ़ी बड़ा है। और कितना बड़ा है, इस मॉडल में वो कंपेयर करते हैं कि अगर अज्यूम करते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस को क्रिकेट का बॉल समझें और सेंटर में अगर एक स्टेडियम के सेंटर में उस बॉल को रखा जाए तो उसके चारों तरफ 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो स्टेडियम हो, तो वो पूरा एटम बनता है। अगर इस तरह से बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ऐसे तो उनका कहना यह है, रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस का साइज जो है 10 रेज़ पावर माइनस 15 मीटर है और एटम का साइज 10 रेज़ पावर माइनस 10 मीटर है। ये बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कभी कॉलेज लेक्चर्स के एंट्रेंस में आ जाता है, कभी किसी टेस्ट में आ जाता है, कभी जेईई मेंस में आ जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज कितना है, तो ये याद भी आपने रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस का साइज जो है एटम से कंपेयर करना हो तो एटम का साइज लाख टाइम न्यूक्लियस के साइज से बड़ा होता है। 1 लाख टाइम न्यूक्लियस छोटा है एटम के साइज से, या दूसरी भाषा में कहेंगे न्यूक्लियस से एटम 1 लाख टाइम बड़ा है, इस तरह से आप कह सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन देखी गई, इसकी बिना पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का जो एटम का जो मॉडल था वो प्रपोज किया, और उस वक्त प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। क्या मॉडल है, ये 3 पॉइंट याद रखिए। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom is called nucleus by Rutherford. Rutherford ये सेंटर में जो छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को न्यूक्लियस कहा और बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। और ये रदरफोर्ड ने कहा, इससे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। और क्या बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं रदरफोर्ड के मुताबिक। आज के दौर में अगर न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई है। दूसरा पॉइंट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड in circular paths called orbits. Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets. तो पहला रदरफोर्ड का मॉडल ये प्रपोज किया गया। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1911 में दिया जा रहा है मॉडल, इसलिए प्रोटॉन न्यूक्लियस में उन्होंने प्रोटॉन बोला उस वक्त। लेकिन आज के मुताबिक अगर एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन के साथ, मगर उस वक्त प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्रोटॉन तो डिस्कवर थे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है। क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई वो चैडविक ने 1932 में की बच्चों।
इसलिए जब रदरफोर्ड डिस्कस करते हैं, डोंट टेल दैट their nucleus contain proton and neutrons. At the time of Rutherford, only protons were discovered. दूसरी बात रदरफोर्ड जो बोलते हैं, प्रपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व करते हैं उन जगह का नाम वो ऑर्बिट्स देते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और बीच में न्यूक्लियस है। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रदरफोर्ड के मुताबिक। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रदरफोर्ड के मुताबिक लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो कैसे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बैठे हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो ये था। अब इस मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स आए, अभी हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी तक जो ये है कि न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और किस में घूमते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। और रदरफोर्ड ने इस मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को सन मान लिया और उन्होंने कहा कि चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं, तो जैसे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपने अपने रास्ते से चल रहा है फिक्स डिस्टेंस से, तो रदरफोर्ड ने बोला कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ घूमते जा रहे हैं। इसलिए इस मॉडल का नाम सोलर सिस्टम मॉडल भी दिया गया, प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं इसको। लेकिन प्लैनेटरी मॉडल तो अलग बात है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था आपने वो देख लिया बच्चों। इसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले आप 11th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक काम और भी करते हैं कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऑटोमेटिकली आपको ये लेक्चर आप तक पहुँचे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ में शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपको पता है कोरोना का कहर पूरे देश में चल रहा है, बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उन तक भी ये लेक्चर पहुंचे ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ें। और आप भी केयर भी रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो टीचर को एनकरेजमेंट, मोरल कैसे बढ़ेगा? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द टीचर यू मस्ट सब्सक्राइब। लाइक बटन पे दबाइए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, बाय।